नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आज व्यवहारिक व्याकरण से जुड़ा हुआ कुछ पाठ। तो जैसे आपको मैंने लास्ट सेशन में यहाँ पर आपके व्याकरण का, यानी कि जो आपके सिलेबस में जो आपके व्याकरण है उससे संबंधित सारे टॉपिक्स जो है मैंने क्लियर आप लोगों को करवाए थे। और सबसे पहले जैसे उसमें हमने यहाँ पर आप लोग को बताया कि संपादकीय लेखन क्या होता है, फीचर लेखन क्या होता है, आलेख क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, जनसंचार क्या होता है, जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बारे में आपको बताया। उसके बाद समाचार पत्र क्या होता है, एक अच्छे समाचार के क्या गुण होने चाहिए, ये सारी चीजें हमने अपनी क्लास में यहाँ पर डिस्कस कर ली है। यानी कि जो आपके टॉपिक से रिलेटेड चीजें हैं वो हमने डिस्कस कर ली है। क्योंकि अभी अभी हम क्लास एक तरह से 11th पे है और अभी इस टाइम पे हमारे पास वैसा व्याकरण नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें जो कुछ व्यवहारिक चीजें हैं जहां पर हम अब मिस्टेक्स की यानी कि गलतियों की उम्मीद नहीं करते। देखिए ये चीजें जो हैं ये एक तरह से ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, यानी कि क्लास 3rd 4th में भी हम ये पढ़ते हैं, 6th 7th 8th में भी पढ़ते हैं, क्लास 9th 10th में भी हम पढ़ते हैं। तो क्लास 11th के बाद एक तरह से ये हमारी छूट जाती हैं चीजें और उसके बाद हम, जैसे मैंने आपको बताया, जो हमने इससे पहले मैंने चीजें बताई वो चीजें हम पढ़ते हैं व्याकरण से रिलेटेड। तो अभी हम यहाँ पर देखिए एक बार कुछ चीजें जो है डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, पाठ के संदर्भ में उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी कि ये जो आपका व्याकरण है, देखिए इसलिए इसका नाम ही व्यवहारिक व्याकरण करके यहाँ पर मैंने दिया है, ताकि इसमें क्या होता है कि इसमें आप आपकी क्लास नहीं देखी जाती कि आप 11th में हैं या आप 12th में हैं या आप 4th में हैं या आप 8th में हैं। ये चीजें सबके लिए कॉमन होती है कि ये सबको आनी चाहिए, ये सबके लिए कंपलसरी है कि इन सब चीजों का ज्ञान जो है लगभग सबको होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर वर्ण विच्छेद संबंधित जो चीजें हैं वो हम थोड़ा सा देखेंगे। तो वर्ण विच्छेद, वर्तनी र के विभिन्न रूप, जो र के विभिन्न रूप होते हैं वर्तनी में, उनको अनुस्वार, अनुनासिक, उसके बाद नुक्ता यानी कि आगत ध्वनिया, उसके बाद जो जैसे मैंने बताया उपसर्ग और प्रत्यय, उसके बाद पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यों के अंग, सरल वाक्य, ठीक है, उसके बाद संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, विराम चिन्हों का प्रयोग जो पंक्चुएशन मार्क हम करते हैं, और उसके बाद मुहावरों का वाक्य प्रयोग। तो देखिए यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल कॉमन है, जैसे मैंने आपको बताया, और इनमें इन्हीं इसीलिए हम इसको व्यवहारिक व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया क्या है यहाँ पर, सबसे पहला है आपका वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद क्या होता है आप देखेंगे, वर्ण विच्छेद में हम किस तरह से चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम वर्णों के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल भी, जैसे मैंने कहा कि ये व्यवहारिक व्याकरण है, तो यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी क्लास में हैं, ये सबके लिए कंपलसरी है, सबको आना चाहिए, सबको ज्ञान होना चाहिए इन कॉमन से, इस सामान्य से व्याकरण के टॉपिक का। तो देखिए वर्ण विच्छेद, संश्लिष्ट वर्णों को अलग अलग करना, संश्लिष्ट यानी कि जो इकट्ठे किए गए वर्ण हैं, संश्लेषित जो वर्ण है उनको अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो जैसे आप सभी को पता है कि आपने शुरुआत में ही वर्णों के बारे में पढ़ा है, ये सब चीजें हम छोटी क्लास से पढ़ते आते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो वर्ण होते हैं, टोटल हमारी हिंदी भाषा में 44 यानी कि 44 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 44 वर्ण होते हैं। देखिए ये क्लास 11th में पढ़ना जो है एक तरह से कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा है कि आपका रिवीजन हो रहा है, आपको ये सब चीजें पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और इसको आप ध्यान में रखेंगे। टोटल 44 वर्ण, वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। तो टोटल 44 वर्ण होते हैं जिसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं।
क्या होते हैं? 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। अब देखिए जो 11 स्वर होते हैं वो होते हैं आपके अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, आई, ओ। ठीक है, ये आपके 11 स्वर होते हैं। उसके बाद आपके 33 यानी कि 33 आपके होते हैं व्यंजन, जो कि होते हैं क, ख, ग, घ। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ पर हमने कहा 11 स्वर और 33 व्यंजन, तो इसमें हमने कहा टोटल 44 वर्ण। अब इसमें स्वर और व्यंजन, स्वर किसे कहते हैं? एग्जाम्पल तो दे दिए कि स्वर क्या है, लेकिन स्वर कहते किसे हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती और जिनका उच्चारण हम बिल्कुल आसानी से, सरलता से, एक तरह से बिना किसी रुकावट के करते हैं, उनको हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। यानी कि मुख से ध्वनि जो है वो स्वतंत्र रूप से बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे स्वर। 11 होते हैं हमारे स्वर, जिनके उच्चारण में हमें अन्य किसी स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। मुख से ध्वनि जो है स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है, उसको हम कहते हैं वर्ण, स्वर। वर्णों में दूसरा टाइप मैंने आपको बताया व्यंजन। तो व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। क्लास 11th में आप ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें दोबारा से हमें इतनी इजीली पढ़ने को नहीं मिलती हैं, और साथ ही ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है आगे के व्याकरण को समझने के लिए। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो बाकी होते हैं 33, वो होते हैं हमारे व्यंजन, और व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। यानी कि इन 33 व्यंजनों का उच्चारण हम इन 11 स्वरों की सहायता से करते हैं। कैसे? यदि आप देखिए, जैसे आप क का उच्चारण करते हैं, यदि आप क का उच्चारण करते हैं, तो क में जो क होता है वो ये होता है, लेकिन स्वर क्या होता है आपका? अ का होता है। ठीक है, कैसे? क। ठीक है, किसका स्वर आ रहा है आपका? अ का स्वर आ रहा है। क, ख, ग, घ, सारे स्वर क्या आ रहे हैं? अ। इसी तरह से अगर आप का, खा, ठीक है, गा, अगर आप की, कु, कु, तो जितने भी हमारे व्यंजन हैं उनका उच्चारण क्या हो रहा है? स्वरों की सहायता से हो रहा है। तो देखिए, यहां अतः क का वर्ण विच्छेद ही पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। तो क का वर्ण विच्छेद है ये क। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन हलंत सहित होता है। जो प्रत्येक व्यंजन होता है वो हलंत के साथ होता है, यानी कि इसे हम आधा क कह सकते हैं। जब कोई भी व्यंजन जो है हलंत के साथ होता है, उसको हम आधा क, आधा ख, आधा ग कह सकते हैं। वो पूरा कब होता है? वो पूरा होता है व्यंजनों का उच्चारण जो है स्वर के बिना नहीं किया जा सकता। जैसे क, ख, प, श, ठीक है, आदि विभिन्न रूपों में लिखा जाता है। अब आप देखिए, व्यंजनों में स्वरों के योग से निम्नलिखित रूप बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, क में आ जोड़ेंगे तो का, क में इ जोड़ेंगे तो की, क में ई जोड़ेंगे तो की, क में उ जोड़ेंगे तो कु। ठीक है, का, कि, कु, कु, के, कई, को, कऊ, कऊ, कं, कह। ठीक है, और ये री वाला आप देख सकते हैं इस तरह से लगाया जाएगा, और आपका ये वाला अंग जो है वो इस तरह से जो मात्रा लगती है वो आपकी लगेगी। ठीक है, तो ये है आपका वर्ण विच्छेद, यानी कि वर्णों को अलग अलग करना। क्या करना? कि संश्लिष्ट वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, विशेष वर्ण संयोग। विशेष वर्ण संयोग जो होता है वो इस तरह का होता है। यहाँ पर क्या होता है? व्यंजन, यहाँ पर स्वर और व्यंजन दोनों का ही मेल होता है। तो अब आप देखेंगे, जैसे क और श, इन दोनों का मेल होता है तो ये बनेगा क्ष। ठीक है, और त और र का बनेगा तो ये बनेगा आपका श। ज और य का बनेगा तो ये बनेगा ज्ञ। ठीक है, इसी तरह से
द य अ का बनेगा तो ये बनेगा ध, ठीक है। इसी तरह से द और आधा व और व अ बनेगा तो ये बनेगा द्व, ठीक है। तो इस तरह के ये जो कुछ वर्ण हैं ये विशिष्ट वर्ण संयोग है, यानी कि यहाँ पर विशिष्ट तरीके से वर्णों का संयोग हो रहा है। तो आप देखेंगे इस तरह के शब्द तो आप देखते ही हैं, ठीक है। तो ये था वर्ण विच्छेद। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं और उनको आप आसानी से कर सकते हैं, उनको आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर उत्तर दिया ज्ञान, ज्ञान शब्द है तो ज्ञान शब्द को कैसे, जैसे मैंने कहा ज्ञ शब्द किससे बनता है, ज और य से, ठीक है। तो फिर ये आपका ज्ञ बन गया, फिर उसमें हमने आ जोड़ा ज्ञा, फिर उसके बाद न ज्ञान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा श्रवण, तो श्र, ठीक है, श्र व ण श्रवण। हरिद्वार, हरिद्वार शब्द को कैसे लिखेंगे, ह री द्वा, र। ये है हरिद्वार, इस तरह से हम लिखेंगे हरिद्वार, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, आंसर भी यहाँ पर है ह रि द्वा र। पहले आप मेरा वाला आंसर देखिए, ह और अ क्या बन गया आपका, ह बना, उसके बाद र और ई, हरि, द आधा द आधा व, फिर आ, फिर र, हरिद्वार, ठीक है। इसी तरह से उद्धार, इसी तरह से ध्वनि, इसी तरह से वाक्य, इसी तरह से स्वतंत्र, ये सारे शब्दों का वर्ण विच्छेद जो है वो हम कुछ इस तरह से यहाँ पर करेंगे। तो देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। जैसे मैंने कहा कि जब आप क्लास 11th में हैं तो फिर उस टाइम पे आपसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं की जाती कि कहीं पे आप इस टाइप की कोई मिस्टेक करें या आगे आपसे कोई पूछे, आप किसी को बताएं, किसी को पढ़ाएं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है अगले कुछ शब्द, जैसे हमने कहा दीर्घ, उष्ट, ठीक है, रिपु, महत्व, परीक्षा, ऋषि, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने लिखा है महत्व, तो महत्व शब्द को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो मां को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये आपका व है, मां जो वर्ण है वो आपका क्या है, व्यंजन है, और व्यंजनों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, ठीक है। तो मां, फिर उसके बाद ह, उसके बाद आपका त, फिर उसके बाद व, महत्व, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इस शब्द का वर्ण विच्छेद हमने किया, यानी कि वर्णों को हमने अलग अलग करके लिखा, म, ह, त, व, महत्व, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये हमने महत्व शब्द लिखा है, और यहां पर हमारा एक और जो शब्द है वो और आएगा यहाँ पर, इस तरह से। और जब भी आप किसी भी वर्ण विच्छेद में, जब भी किसी वर्ण को आप लिखते हैं तो उसको किसके साथ लिखेंगे, हलंत के साथ लिखेंगे, यानी कि तभी वो क्या होगा, हमारा वर्ण होगा। और जब आप उसको फिर स्वर के साथ लिखेंगे तो वो पूरा वर्ण आपका बन जाएगा, प्रॉपर वर्ण आपका बनेगा। लेकिन जब आप वर्ण विच्छेद करते हैं तो वहां पर यदि आप किसी भी शब्द को लिख रहे हैं तो वहां पर आप उसको हलंत के साथ लिखेंगे, ठीक है। जैसे आपका शब्द है अभ्यास, ठीक है, अ, क्योंकि ये स्वर ही है, अ, भ, य,
आ स अभ्यास, ठीक है। विद्यालय, विद्यालय शब्द लिखा गया है व विद्यालय, विद्यालय शब्द को कैसे लिखेंगे हम? वी द या आ ल य विद्यालय, ठीक है। तो ये हमारा अगला शब्द। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत सारे जो वर्ण विच्छेद हैं उनको हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। फिर देखिए अनुस्वार और अनुनासिक, जो हमारा अंग और अह की बिंदी है। देखिए मूलतः अनुनासिक व्यंजन आपके होते हैं ड य ड़ न म की मात्रा के रूप है। इसे बोलते समय प्रश्वास जो होता है वो कहाँ से? नाक से बाहर निकलती है, ठीक है। जैसे हंस, ठीक है। आप हंस शब्द का उच्चारण करेंगे प्रश्वास। प्रश्वास क्या होता है? जब हम श्वास लेते हैं उसके बाद जिसको हम छोड़ते हैं वो होता है प्रश्वास, ठीक है। तो प्रश्वास जो है वो नाक से बाहर निकलती है, उसको हम कहते हैं अनुस्वार। जैसे हंस, घंटी, चंपा, शंख, ठीक है। उसके बाद आता है अनुनासिक। ये मूलतः वे स्वर होते हैं कि इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, ठीक है। जैसे हमने चंद्र बिंदु को यहाँ पर दिखाया है, तो उदाहरण था आंख, आंख, नाक से भी स्वर आ रहा है और मुंह से भी आ रहा है। हंसमुख, हंसमुख, ठीक है। संभाल, संभाल, जब हम सम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तब हमारे नाक से स्वर आ रहा है, और जब हम लास्ट का वर्ड बोल रहे हैं भाल तब हमारे मुंह से स्वर आ रहा है, ठीक है। सवार, सवार, ठीक है। नाक से और मुंह से दोनों से जो है वायु एक तरह से बाहर निकल रही है, यानी कि दोनों तरफ से इसका उच्चारण हो रहा है। गंवार, गंवार, ठीक है। तो ये आपका फिर से आप देखिए उच्चारण करके देखिए, इसी तरह से आपको समझ आ जाएगा। तो ये हमारे, और इसके बाद हमने यहाँ पर र के विभिन्न रूप, जो र होता है उसके अलग अलग तरह के रूप आपने देखा होगा कि र शब्द को कभी तो हम इस तरह से रेख, रेफ की मात्रा, ठीक है, रेफ की मात्रा के रूप में, यानी कि शिरोरेखा, शिरोरेखा पर जाते समय इसे रेफ की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफ की मात्रा। जब ये शिरोरेखा पर जाता है, शिरोरेखा यानी कि यदि आपने लिखा है सर्प, ठीक है, तो जो आपने मात्रा जो आपने एक तरह से ये शिरोरेखा लगाई है किसी भी नाम को लिखते वक्त, जैसे कमल, ठीक है, उसके ऊपर आपने इस तरह से शिरोरेखा रेखा लगाई, तो यहां पर जैसे आपने लिखा है सर्प, तो उसमें आप देखेंगे ये कहाँ लगती है? उसके ऊपर लगती है, ठीक है। ये कहाँ लगती है? उसके ऊपर लगती है। और यदि स्वर सहित किसी व्यंजन के बाद आता हो, ठीक है, स्वर के साथ, देखिए यहाँ पर हमने कहा र विशेष वर्ण है और इसके लेखन में सर्वाधिक विविधता है। यहीं पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और मिस्टेक्स भी करते हैं। तो यदि हम देखिए, हमने कहा र पर यदि ऊ की मात्रा लगाई जाए और ऊ की मात्रा लगाई जाए, अब देखिए कई बार इस चीज में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। कैसे? अब देखिए र पर यदि हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो इस तरह का रू बनेगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं, ये आप देख सकते हैं रूप, ठीक है। और दूसरा आप देखेंगे इस तरह की मात्रा जब हम लगाएंगे तो ये वाला र बनेगा। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। और इसके बाद यदि कोई व्यंजन हो तो अगले स्वर पर स्वर युक्त व्यंजन पर स्थिर हो जाता है। अगर देखिए जैसे हमने कहा इसके बाद भी अगर कोई व्यंजन होता है तो वो कहाँ हो चला जाता है? उस अगले व्यंजन के ऊपर चला जाता है। जैसे निर्मल, ठीक है, जैसे निर्मल शब्द लिखा गया है, देखिए तो निर्मल शब्द में जो र होता है वो कहाँ चला गया? यह। पुनर्रचना, पुनर्रचना, तो ये दोनों मिलकर ये वाला जो र है वो इस वाले के ऊपर चला गया, तो ये क्या बन गया? पुनर्रचना। पुनर ऊपर चला गया पुनर,
और रचना जो है नीचे अलग से आ गया, पुनर्रचना। निर्भय, निर्भय, भ के ऊपर लग गया र, निर्भय। तो ये जो शिरोरेख पर होती है, यानी कि जो ऊपर होती है रेखा, जो मात्रा, उसे रेफ की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? रेफ की मात्रा कहते हैं, जो शिरोरेख यानी कि ऊपर लगाई जाती है। यदि र स्वर सहित र किसी व्यंजन के बाद आता हो तो उसके रूप भिन्न हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो अलग अलग हो जाता है। तो अलग अलग वाले व्यंजनों, तो पाई वाले व्यंजनों के साथ र का निम्न रूप है। जैसे त पर अगर हम लगाएंगे र तो वो हो जाएगा त्र। ठीक है, प पर अगर हम इस तरह से लगाएंगे र तो वो हो जाएगा प्र। ठीक है, क में अगर लगाएंगे इस तरह से हम र तो वो हो जाएगा क्र। ठीक है, क्रम। ठीक है, जैसे यहाँ पर, और ये देखिए श्र। तो उदाहरण के लिए प त्र, क्र म, ग्रह, प्रकार, भद्रता, संक्रमण, श्रवण, नम्रता, ये सब क्या है? र की मात्रा है, जो कहाँ लगती है? नीचे लगाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए बिना पाई वाले व्यंजनों के बाद आने पर, ठीक है, जो बिना पाई वाले व्यंजनों के बाद आते हैं उनके बाद जो होता है यहाँ पर क्या लगता है? वो इस प्रकार का रूप धारण कर लेता है। किस प्रकार का रूप धारण करता है? अब देखिए ट और र। ठीक है, तो इस तरह से ये बन गया ट्र। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? जैसे ट्रेन। ठीक है, और ये ड्रम, ड्रम। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर र लग जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे र के प्रयोग के, यानी कि र को हम किस किस तरह से प्रयोग करते हैं। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पर री की मात्रा, जो री है उसकी मात्रा का प्रयोग किस किस तरह से करते हैं वो हम यहाँ पर बताएंगे। तो देख सकते हैं आप, जब क पर री की मात्रा लगेगी तो वो इस तरह, कृपा, कृष्ण। ठीक है, ह पर इस तरह से अगर लगाएंगे री की मात्रा तो वो बन जाएगा हृदय, इस तरह का शब्द। ठीक है, और म में लगाएंगे तो क्या बनेगा? जैसे मृत्यु। ठीक है, और ध में लगाएंगे तो जैसे उद्ग्रत। ठीक है, और दृष्टि, द में लगाएंगे तो दृष्टि, क में लगाएंगे तो संस्कृत। ठीक है, तो इस तरह के शब्द जो है, इस तरह से री शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद चंद्राकार शब्द का देखिए, केवल कई बार आपने देखा होगा कि वो पूर्ण रूप से चंद्र बिंदु ना होकर केवल चंद्राकार होता है, तो उसको हम कहते हैं ये। जैसे हिंदी में कुछ अंग्रेजी ध्वनियां स्थान पा चुकी हैं, और उन्हीं अंग्रेजी ध्वनियों, जो हिंदी में कुछ अंग्रेजी ध्वनियां आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं अंग्रेजी के जिनको हम हिंदी में एज इट इज प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखेंगे कॉटेज। ठीक है, ये आपका शब्द हिंदी में भी ऐसे ही बोला जाता है और इंग्लिश में भी ऐसे ही बोला जाता है, कॉटेज। ठीक है, मैकॉले, मैकॉले। ठीक है, या कोलगेट, डॉग, डॉलर, चौक। ठीक है, ऑफिस, ये सारे शब्द जो हैं आपके अंग्रेजी के शब्द हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया है कि विभिन्न ध्वनियां पा चुकी हैं, जैसे कॉलेज, डॉक्टर आदि शब्दों में कुछ ऐसी ध्वनियां होती हैं जो हिंदी के में नई होती हैं। कॉलेज के क में न तो का है और न ही न है, तो यह आ और ओ के बीच की ध्वनि है, तो इसे इसलिए इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि आप देखिए हर जगह ये आ की मात्रा के साथ, जैसे चाक, डॉलर, डॉग, कॉलगेट, मैकाले, कॉटेज। ठीक है, तो इस तरह के ये शब्द ऐसे लिखे जाते हैं, ऐसे इन्हें प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए कुछ नुक्ता, यानी कि कुछ ऐसी जो ध्वनियां हैं जिनको हम क्या करते हैं, नुक्ता ध्वनियां हैं जो कुछ हिंदी की ध्वनियों से बिल्कुल भिन्न है। उच्चारण के टाइम पे ये सारी चीजें होती हैं। अंग्रेजी में ज और फ, जहां पर ये बिंदी होती है ना, छोटी बिंदी जब लगाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में ज और फ
ध्वनियां हिंदी के ज और फ से भिन्न है। अब देखिए, इसको हम सामान्य रूप से ज पढ़ते हैं और इसको सामान्य रूप से फ पढ़ते हैं, लेकिन अंग्रेजी तथा उर्दू शब्दों में ज और फ का प्रयोग करते समय यहाँ पर नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस तरह से ज के नीचे बिंदी और फ के नीचे इस तरह से बिंदी। नुक्ते बिना भी ये शब्द स्वीकार्य हैं, यानी कि क, ख, ग भी नुक्ता लगाने से कोई विशेष लगाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं समझी गई, यानी कि हर किसी पे लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन जो कुछ ध्वनियां होती हैं जैसे ज, फ, ठीक है, उन पर, जैसे इजराइल, ठीक है, इजराइल नहीं बोला जाता, ठीक है, इसको अगर हम आम भाषा में बोलेंगे तो कहेंगे इजराइल, इजराइल, लेकिन क्या होता है इजराइल। रिलीज, रिलीज, ऐसे ज जो आपका एक आता है उसका। ब्लेजर, ब्लेजर, ब्लेजर नहीं होता, ठीक है। जज, कमजोर, कमजोर, कमजोर नहीं होता, ठीक है। मजदूर, मजदूर, उच्चारण करके देखिए इसी तरह से। जिंदगी, जिंदगी नहीं होता, जिंदगी, ठीक है। इज्जत, इज्जत। मरीज, जुल्म, जरा, जेवर, जोरदार, जुल्फ, ठीक है। तो जब हम ज का उच्चारण कर रहे हैं क्या हो रहा है, थोड़ा सा हमारे जो स्वर हैं उनमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा एक जो झंझनाहट सी हमारे स्वर में है वो आती है, यानी कि हम डायरेक्ट उसका उच्चारण नहीं करते। जैसे फादर, फादर नहीं कहते, फादर, ठीक है। फीचर, फ्रेंच, फोटो, फर्ज, फरियाद, फतवा, फजीहत, फकीर, फरमान, फरमाइश। और आप ये देखेंगे ये ज्यादातर जो शब्द हैं या तो अंग्रेजी के हैं या फिर उर्दू के शब्द हैं, यानी कि हिंदी भाषा में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये उच्चारण की दृष्टि से है कि अगर आप किस तरह के शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो आप उसको उच्चारित कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे हम ब्लेजर, ठीक है, या रिलीज शब्द, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं, ठीक है। बाकी के शब्द जो हैं वो सारे के सारे उर्दू के शब्द हैं, लेकिन उच्चारण में आपने इनका ध्यान रखना है, इसीलिए आपको ये यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर वर्तनी। सबसे मेन चीज होती है ये वर्तनी संबंधित अशुद्धियां। अब इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं वो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, यानी कि सबसे पहले आपको जो वर्ण विच्छेद है वो किस तरह से आपको समझना है, वर्ण विच्छेद की वर्ण आखिर बने कैसे होते हैं। उसके बाद हमने अलग अलग तरह की मात्राओं को जाना, फिर उसके बाद हमने र की मात्रा, उसके बाद हमने री की मात्रा। तो ये सारी चीजों से मिलकर ही हमारी वर्तनी बनती है। क्या बनती है, वर्तनी बनती है। तो देखिए वर्तनी का तात्पर्य है शब्दों में प्रयुक्त वर्णों की क्रमिकता। जो शब्द हैं, ठीक है, कोई भी शब्द, जैसे हमने लिखा घनिष्ठ, ठीक है, इसमें वर्णों का क्या क्रम है, क्योंकि वर्णों का यदि सही क्रम नहीं होगा तो क्या होगा, उच्चारण गलत हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, वो जो वर्ण है, वो शब्द है जो वो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। किसी शब्द में, किस शब्द में वर्णों का क्या क्रम तथा क्या स्थान है, इसका निश्चय वर्तनी करती है। शुद्ध भाषा लिखने और पढ़ने में शुद्ध उच्चारण का बहुत महत्व होता है, यानी कि जिस तरह से आप उच्चारित करेंगे आप उसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा, जब मैंने यहाँ पर बताया नुक्ता का प्रयोग, ठीक है, अगर मैं कहूँ जुल्म लिखो तो आप अगर उसको जुल्म नहीं उच्चारित करेंगे तो आप जुल्म लिखेंगे, और जुल्म होता है केवल ज, आधा ल और म, ज में ऊ की मात्रा, जुल्म, ठीक है। लेकिन जुल्म, जुल्म यानी कि ज के नीचे आप नुक्ता लगाएंगे, यानी कि एक बिंदी लगाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से तो हिंदी ध्वन्यात्मक भाषा है। जो हमारी हिंदी है वो ध्वन्यात्मक भाषा है। जो ही हम बोलते हैं, ऐसा नहीं होता कि इसमें स साइलेंट है या प साइलेंट है या म साइलेंट है। आपने कभी नहीं सुना होगा हिंदी में इस तरह से कि यहाँ पर स साइलेंट है। जैसे इंग्लिश में देखा होगा कि स्पेलिंग हमारी एक तरह से कुछ और होती है और उसमें हम आगे कहते हैं कि इसमें ये साइलेंट है, ठीक है। हिंदी ऐसा नहीं है, हिंदी ध्वन्यात्मक भाषा है।
जिस तरह से इसमें जब हम जिस चीज को जैसे बोलते हैं उसी चीज को हम वैसे ही लिख भी देते हैं। इसीलिए हिंदी की वर्तनी प्रचलित होने वाली अधिकांश अशुद्धियों के कारण उनका अशुद्ध उच्चारण है। यानी कि इसीलिए हिंदी की वर्तनी में प्रचलित होने वाली, देखिए कई बार क्या होता है कि हम जो एक कॉमन सी जो हमारी आम भाषा है उसमें हम क्या कर देते हैं, शब्दों को बदल देते हैं। यानी कि जल्दी जल्दी में बोलने के चक्कर में हमारे जो शब्द होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि कुछ और ही बन जाते हैं। और जब लिखने की बारी आती है फिर वो क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, यानी कि वो सही शब्द हमारा नहीं होता। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, आपको वर्तनी का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होगा। और वर्तनी जो है ये आपका, जब आप हायर जो एक तरह से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या हायर क्लासेस में कोई भी एग्जाम देते हैं कॉम्पिटिटिव, तो उसमें आपको वर्तनी जो संशोधन का एक आपका प्रश्न जरूर आता है और 4-5 क्वेश्चन आपके आते हैं इससे रिलेटेड कि आप किस तरह से आप शब्दों को शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, और उस टाइम पे आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन वहां पर जब आप जाएंगे तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या सही में ये शुद्ध रूप है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे हमने कहा, हम कह देते हैं अशोक, किसी का नाम जो होता है हम कहते हैं अरे उसका नाम तो अशोक है, क्या कहते हैं, अशोक। ठीक है, जबकि अशोक नहीं होता, क्या होता है, अशोक। ठीक है, सही शब्द क्या होता है, अशोक। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, हम क्या कहते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। धोखा नहीं होता, धोखा होता है। सही शब्द क्या है, धोखा। ठीक है, इसी तरह से अभिषेक। ठीक है, तो अभिषेक अगर ऐसे कहेंगे तो हम ये वाला अभिषेक लिखेंगे, अगर सही शब्द है तो वो इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, ठीक है, जो कि आपको सही और गलत जो है वो आपको क्लियर करते हैं। तो ये अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बहुत सारे शब्द मैंने यहाँ पर आपको लिखवाए हैं, तो कुछ शब्द आप नोट करें। और आज हमने यहाँ पर जो पढ़ा है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यानी कि एक आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल व्याकरणिक एक साधारण व्याकरण जो है इसको आपने पढ़ा, जो कि बहुत कम आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिलती है। तो बाकी आपका ये जो टॉपिक इसमें शेष है उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए घर पर। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।